तो मूवी की शुरुआत आज के समय के बिलासपुर गांव से होती है, जहां रात में हम दो पुलिस वालों को गांव में पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उनके पास कंट्रोल रूम से ऑर्डर आता है कि एक मर्डर रिपोर्ट हुआ है, जिसका पता करने के लिए उन्हें जल्दी से बिलासपुर की हवेली में जाना पड़ेगा। जिस पर सीनियर ऑफिसर सत्यमूर्ति वहां पर जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उनका कांस्टेबल वहां जाने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उस हवेली के अंदर गाँव वालों के हिसाब से भूत का वास था। और वहां पर जाने पर अब सत्यमूर्ति भी डरने लगा, लेकिन अभी वो किसी तरह से हिम्मत करके वहां पर चले जाता है। वो दोनों जब दरवाजे पर नॉक करते हैं तो पहले तो कोई भी उस हवेली के दरवाजे को नहीं खोलता, मगर बाद में अचानक से वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया था, जिसको देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। पर वो अंदर सबको चेक करने चले गए थे, जहाँ पर उन्हें एक लड़की के हंसने की आवाज अंदर वाले कमरे से आ रही थी। वो डरते हुए अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रोजेक्टर में एक लड़की की क्लिप चल रही होती है, जिसको देखकर सबसे पहले तो वो तुरंत ही उसको बंद करते हैं। अब तभी अचानक से उनके पीछे से एक साया गुजरता है, जिसका पीछा करते हुए अब वो लोग ऊपर वाले एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ का हर सामान हवा में उड़ रहा था, जिसको देखकर सत्यमूर्ति को भी भरोसा हो गया था कि वहाँ पर सच में आत्मा का वास था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके और उसके साथी के ऊपर पीछे से एक साया हमला कर देता है और उनको वो साया खींचता हुआ हवेली के बाहर जाकर फेंक देता है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अब वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम उस आत्मा को देख पाते हैं जो कि उस हवेली में आने वाले हर इंसान को जान से मारना चाहती थी। खैर, तभी अब यहाँ से सीन 3 महीने पीछे जाता है और हम आरण्या नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि असल में एक जर्नलिस्ट होती है और एक न्यूज़पेपर में वर्क करती थी। अभी के समय वो एक होटल में जाती है, जहाँ पर उसके मदर फादर ने उसको बुलाया था, जहाँ पर उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो आरण्या की शादी अपने दोस्त के बेटे आदि से करवाना चाहते हैं। लेकिन आरण्या इस शादी को नहीं करना चाहती, लेकिन उसके माता पिता ने पहले ही वहाँ पर आदि को बुला लिया था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी आरण्या को उससे मिलना पड़ता है। तब आरण्या के माता पिता उसे आदि से बात करने के लिए अकेला छोड़कर निकल जाते हैं, मगर आदि सच में बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता और आरण्या किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तब आरण्या उसकी बेइज्जती करते हुए अपने ऑफिस में जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में पहुंचती है तब एक औरत भी उस लिफ्ट की तरफ आ रही थी। तब वो औरत आरण्या से उस लिफ्ट को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, इसलिए वो उस लिफ्ट को नहीं रोकती और गुस्से में वहाँ से सीधा अपने ऑफिस में काम खत्म करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर आजकल उसको कोई भी ढंग का काम नहीं मिल रहा था। उसके पास बस फालतू खबरें आ रही थी, इसलिए वो अपने ही साथ काम करने वाले एक आदमी रवि से बात करती है, जहां उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में आरण्या एक YouTube चैनल चालू करना चाहती है, जिसके अंदर वो हॉरर स्टोरीज अपलोड करेगी, जैसे कि हमारा चैनल है और इसी बात पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मगर रवि ऑब्वियसली उसको चैनल चालू करने को मना करते हुए अपने काम पर फोकस करने को कहता है। एंड ट्रस्ट मी, हर एक कलीग, हर एक आदमी आपको यही बोलेगा, लेकिन आप किसी की मत सुनना, अपने आप पर भरोसा रखना। खैर, तभी अचानक से वापस से आरण्या को उसके माता पिता का कॉल आता है, जिन्होंने आरण्या के लिए आज एक और सरप्राइज प्लान करा हुआ था। और आज रात में जब आरण्या अपने घर जा रही होती है तो वो एक आदमी को देखती है जो कि बीच सड़क पर रो रहा था, क्योंकि उसकी होने वाली बीवी का एक्सीडेंट होने से उसकी मौत हो गई थी। पर अभी आरण्या इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और सीधा अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसके माता पिता ने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आरण्या ने आदि को हाँ बोल दिया है। और आदि ने सबको ये झूठ बताया था कि उसकी आरण्या से बहुत ही अच्छे से बात हुई थी, जबकि इसका अपोजिट हुआ था और उसकी तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। तब आरण्या को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब इतने सारे रिश्तेदारों और अपने माँ बाप की खुशी को देखते हुए इस बार आरण्या आदि से शादी करने के लिए मना नहीं कर पाती। मगर वो अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा उदास थी और जब सुबह उसके मम्मी पापा उसको उठाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं तब तक वहाँ से वो भाग चुकी थी, जिसको देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब वहीं हम मनी नाम के एक सर्वेंट को देख पाते हैं, जो कि एक अंधी और बूढ़ी औरत का हवेली में ख्याल रखता था, जो कि अक्सर हंसी मजाक वाले लड़ाई करते रहते, और वो वही हवेली थी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तभी वहाँ पर आरण्या भी पहुंच जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि आरण्या की दादी होती है, जो कि उसके वहाँ पर आने पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। और उसकी दादी इस बात को भी समझ गई थी कि आरण्या अपने माता पिता को बिना बताए वहाँ पर आई है, लेकिन वो आरण्या को कुछ नहीं कहती और उससे बहुत अच्छे से बात करते हुए मनी से चाय
चाय बनाने को बोलती है। मनी भी तब दादी को ठीक है बुढ़िया बोलते हुए वहां से चला जाता है। इन दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी सी अलग थी। अब जब आरण्या अंदर जा रही थी तब उसकी नजर फुटबॉल खेलते हुए एक बच्चे पर पड़ जाती है, जो कि उसको देखते हुए स्माइल करता है और अब आरण्या अंदर चली जाती है। तब वहां से सीन उसी आदमी पर आता है जिसको हमने पहले सड़क पर अपने प्यार को खोने के गम में रोते हुए देखा था। असल में इस आदमी का नाम चैतन्य होता है, जो कि आज भी पुलिस स्टेशन में आया हुआ था। और फिर जब वो अंदर जाता है तब वो ट्रक ड्राइवर जिसने की उसकी होने वाली बीवी और एक बच्चे को ट्रक से ठोक कर खत्म कर दिया था, तो उसको ये पता चलता है कि उस ड्राइवर की असल में एक एमएलए ने बेल करवा दी है, जिसको देखकर चैतन्य को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब वो उस ड्राइवर को एक थप्पड़ मारने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अब आगे जब आरण्या खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए जा रही थी तभी हम उसके पीछे एक साई को देख पाते हैं। आरण्या को भी ये सब अजीब लगता है, लेकिन वो सब चीज को इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली जाती है। वहीं वापस से हम चैतन्य को देखते हैं, जो कि अब एक डैगर लेकर उसी ड्राइवर के घर के बाहर आ गया था, जिसने की उसकी होने वाली बीवी भवानी का एक्सीडेंट करके उसे खत्म कर दिया था। अब वो ड्राइवर अपनी बीवी से कुछ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो गुस्से में थी और वो उसे मना रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी उसकी हरकत की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास थी। तब उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में पूरी गलती उसी ड्राइवर की ही थी, क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो शराब के नशे में किया था। यानी कि वो शराब पीकर ट्रक चला रहा था, जिसके चलते उसने 2 लोगों को मार दिया। तभी हम वापस से आरण्या को देखते हैं, जो कि सो रही थी, जिसे सोते हुए बार बार अजीब से सपने आते हैं, जिनसे डर कर वो उठ जाती है और अब उसको बाहर से भी अजीब आवाजें आने लगती है, जिसको देखने के लिए जब वो बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वो फिर से अंदर आ जाती है। मगर जब वो गेट बंद कर रही थी तब हम उसके पीछे एक आत्मा को झूले पर झूलते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही आरण्या पीछे मुड़ती है तब तक वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई थी। तब अगले दिन दोपहर में हम आरण्या को उसी छोटे लड़के बबलू के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। तब मनी भी आरण्या को खेलते हुए देख रहा था, जिसको बबलू दिखाई नहीं देता, यानी कि साफ था कि वो एक आत्मा थी। खैर वहीं चैतन्य के घर पर पुलिस वाले आ गए थे, जिनसे बात करके उसको पता चलता है कि पिछली रात उस ड्राइवर ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी, जिसने भवानी का एक्सीडेंट किया था। पर उसकी बॉडी को देखकर लग नहीं रहा था कि वो खुदकुशी है, और इसलिए पुलिस वालों को चैतन्य के ऊपर शक था, क्योंकि पिछले दिन चैतन्य ही पुलिस वालों के सामने ड्राइवर को मार रहा था। तब वो चैतन्य को वार्निंग देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर चैतन्य उस होटल में जाता है जहाँ पर भवानी काम किया करती थी, तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि एक इंसान ने भी उसी होटल से कूदकर खुद को खत्म कर लिया, जो कि असल में एक बहुत ही बड़ा इंसान था, काफी अमीर था। लेकिन वो आदमी जब भी उस होटल में आकर रुका करता था तब हमेशा उसकी गंदी नजर वहाँ की फीमेल स्टाफ पर रहती थी। अब ये बात जानने के बाद चैतन्य बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको ये सारी बातें भवानी के बारे में नहीं पता थी, या फिर ये कह सकते हैं कि भवानी ने उसको ये सब कभी बताया ही नहीं। जिसके बाद हमें आरण्य को दिखाया जाता है, जो कि अभी दीवारों पर पेंट कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उस दीवार पर एक तितली टकराती है, जो कि दीवार से टकरा कर मारी गई थी, या फिर ये कहे कि वो मौत था, और उसका पूरा खून दीवार पर फैल जाता है, जिससे आरण्य घबरा गई थी, जिसके चलते वो उस तितली को उठाकर बाहर फेंकने जाती है। लेकिन तभी वो तितली वापस से जिंदा हो जाती है और उड़ते हुए वहाँ से चली गई थी। साथ ही साथ दीवार पर लगा वो खून भी पूरी तरह से गायब था, जिसको देखकर आरण्य और ज्यादा डर जाती है। कि तभी वो तुरंत ही अपनी दादी के पास चली जाती है, जो कि अभी एक प्रोजेक्टर से आरण्य की बचपन की क्लिप्स को चलाकर उन्हें बस सुन रही थी। और वहाँ पर उन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि पहले आरण्य और उसका पूरा परिवार इसी हवेली में रहा करता था, मगर एक समय पर उसके ताऊ जी की मृत्यु अचानक से हो गई थी, और ये बात गाँव के अंदर फैल गई कि उसको किसी भूत ने मारा है। मगर उनकी मौत बिल्कुल नेचुरल तरह से हुई थी। पर उसी समय से आरण्य के पापा भी इस बात से बहुत ज्यादा डर गए थे, और इसलिए वो आरण्य और उसकी माँ को लेकर शहर चले गए, और उसके बाद से कभी भी हवेली में अपनी माँ से मिलने तक नहीं आए। और इसलिए आरण्य की दादी बहुत ही ज्यादा खुश थी जब यहाँ पर वो आई थी। तभी आरण्य रूम में एक सीसीटीवी कैमरा देखती है, जो कि उसकी दादी ने लगवाया हुआ था, जिनकी सारी फुटेजेस उनकी टीवी में चलती रहती थी। तभी अचानक से उस हवेली में मौजूद आत्मा आरण्य को हॉन्ट करने लग जाती है, मगर वो अभी भी इस चीज को अपना वहम मानती है, इसलिए वो अपनी दादी को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम चैतन्य को देखते हैं, जो कि सुबह सुबह ऐसा योगेश से मिलने के लिए जाता है, लेकिन आज वो काम पर ही नहीं आए थे। और अब ये बात जानने के बाद जब चैतन्य वहाँ से वापस जा रहा था, तभी अचानक से ही पुलिस स्टेशन में योगेश के घर से कॉल आता है, और सबको ये पता चलता है कि योगेश ने भी सेम उसी तरह से छत से कूदकर खुद को खत्म कर लिया, जैसे कि उस ड्राइवर और उस अमीर इंसान ने किया था। जिसको सुनकर चैतन्य समझ गया था कि पक्का कोई ना कोई तो है जो कि कुछ लोगों को टारगेट कर रहा था। अब दूसरी तरफ आरण्य जब मनी
मनी के साथ वापस से उस समय के सीसीटीवी फुटेज को देखती है जिसमें उसको दादी के रूम में भूत के होने का एहसास हो रहा था। तब मनी को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर भूत है, लेकिन आरण्य को लगता है कि वो उसकी परछाई है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और क्योंकि वो अपना हॉरर स्टोरीज का एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहती थी, तभी वो झूठी व्लॉगिंग करते हुए उसी हवेली के ऊपर वीडियोस बनाने लगती है, जिसके अंदर दादी और मनी भी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके उसकी हेल्प कर रहे थे। लोगों को सोशल मीडिया पर उसकी हॉरर स्टोरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, जिससे कुछ ही समय में उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई थी। लेकिन वीडियोस को शूट करते टाइम बहुत बार आरण्य के साथ सच में हॉन्टेड चीजें हो रही थी, लेकिन हर बार वो उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया करती। और जब वो सब बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो एक डॉक्टर से भी जाकर मिलती है, जो कि उसे यही सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें इन सब हॉरर कंटेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि इन्हीं सब चीजों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा था, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे थे। तब आरण्य को भी डॉक्टर की बात सही लगती है। अब वहीं चैतन्य को कुछ चीजों पर डाउट था, और अब वो अपने शक को कंफर्म करने के लिए दो गुंडों का पता करने में लग जाता है, जिनका नाम असल में हर्षल और संदीप था, जो कि ऑटो ड्राइवर्स को धमकाकर दिन दहाड़ी उनसे पैसे छीन लिया करते थे, लेकिन जिस ठेके पर वो अक्सर जाया करते थे। फिलहाल वो कुछ समय से वहाँ पर नहीं आ रहे थे। अब रात में जब आरण्य वापस से अपने झूठे व्लॉग को एडिट कर रही थी, तभी अचानक से ही उसका दरवाजा कोई नॉक करने लगता है, लेकिन सीसीटीवी पर उसके गेट पर कोई भी नहीं था। तभी उसको बाहर उसकी दादी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई देती है, जिनके सामने अचानक से एक आत्मा आ जाती है और उन्हें खींचते हुए अपने साथ हवेली के बाहर लेकर जाने लगती है, जिससे दादी को बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। और तब आरण्य भी उनका पीछा करते हुए गार्डन में पहुंच जाती है, जहां पर उसको गार्डन में भी बहुत सारे लोगों की लाशें दिखने लगती हैं, और अब वो आत्मा भी उसके ऊपर सचमुच हमला करके उसे हवा में लटका देती है, जिससे कि आरण्या बेहोश हो गई थी। और ये वही रात थी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जब पुलिस वाले उस हवेली के अंदर आए थे। असल में मनी ने ही पुलिस वालों को कॉल करके कहा था कि उसे ये लग रहा है कि शायद दादी मारी गई है, यानी कि वो जो मर्डर वाली रिपोर्ट आई थी, और बाद में वो ही आरण्या और उसकी दादी को हॉस्पिटल में लेकर चला गया था। आगे अब जब आरण्य की आंख खुलती है, तब उसके सामने उसके माता पिता बैठे हुए थे, जिनको देखकर आरण्य रोते हुए उस असली आत्मा के बारे में बताती है। तब वो दोनों उसको शांत करवाते हैं, और तब हम दादी को भी देख पाते हैं, जो कि अपने बेटे बहू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, और अब वो जल्दी से जल्दी बस डिस्चार्ज होना चाहती थी। वहीं अब चैतन्य वो काफी दिन उसी ठेके पर आते हुए हो जाते हैं, और तब उसकी बात एक आदमी से होती है, जो कि उसको हर्षल और संदीप का एड्रेस ही दे देता है। अब चैतन्य वहां जाकर गेट को बहुत देर तक खटखटाता रहता है, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोलता, जिससे वो परेशान होते हुए बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी अचानक से ऊपर से हर्षल और संदीप की डेड बॉडीज एक एक करके जमीन पर आकर गिरती है, जिसको देखकर चैतन्य शॉक हो गया था, क्योंकि वो जो सोच रहा था वो शायद सच है, मतलब कोई जानबूझकर उन लोगों को मार रहा था। तब चैतन्य तुरंत ही उस घर की छत पर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ अब आरण्य के साथ हॉस्पिटल में भी हॉन्टिंग चीजें होना शुरू हो गई थी। तब उसकी दादी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और अब मुझे भूल जाओ। इतना बोलकर वो वापस से अपने रूम में चली जाती हैं, और जब तक आरण्य वहाँ पहुँचती है तब तक उस आत्मा ने आरण्य की दादी को मार डाला था, जिससे कि उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। साथ ही साथ अब उसको लग रहा था कि शायद उसने उस हवेली में रहकर उस आत्मा के ऊपर वीडियोस बनाई है, इसलिए वो आत्मा गुस्से में है। इसलिए वो दादी के अंतिम संस्कार के बाद ही वहाँ से जाने का फैसला कर लेती है। अब तभी उसके पास बबलू आता है, जो कि उससे ये बोल रहा था कि उसने भवानी और उसके साथ अच्छा नहीं करा, और इसलिए गुस्से में आकर भवानी ने दादी को जान से मार डाला। तब पहले तो आरण्य को कुछ भी समझ में नहीं आता, इनफैक्ट हमें भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से ही बबलू बहुत ही खतरनाक रूप में आ गया था, और तब जाकर आरण्य को पता चलता है कि अब तक वो जिस बच्चे से बात करती थी, खेलती थी, वो असल में एक आत्मा थी, जिसको जानकर आरण्य बहुत ही ज्यादा डरते हुए इस बारे में अपने माँ बाप को बताती है, जिन्हें यही लगता है कि आरण्य को दादी की मौत से बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा है, और इसलिए वो उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। साथ ही साथ अब मनी भी वहाँ से चला गया था। वहीं चैतन्य को समझ आ चुका था कि जो मर रहे हैं वो सब भवानी की वजह से ही हो रहा था, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो एक बाबा के पास जाता है। तब बाबा भी कुछ मंत्र उच्चारण करके चैतन्य को उसके माइंड में ही भवानी की आत्मा से बात करवा देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, और अब तक मरे हुए लोगों को उसने ही खत्म किया था, और अब उसका सबसे बड़ा शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद आरण्या थी, क्योंकि भवानी के हिसाब से आरण्या ने उससे उसकी सारी खुशियां छीन ली। तब चैतन्य को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो आरण्या को अब तक जानता तक नहीं था।
इनफैक्ट नाम भी उसने पहली बार सुना। पर आगे भवानी उसको और कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ आरण्या को उसके शहर वाले घर के अंदर भी भवानी की आत्मा बहुत ही ज्यादा हॉन्ट कर रही थी और इससे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आखिर उस आत्मा का क्या बिगाड़ा है। इसलिए वो तुरंत ही भवानी और बबलू के बारे में इंटरनेट पर पता करती है। तब उसको पता चलता है कि उन दोनों की मौत ट्रक एक्सीडेंट में हुई थी। मगर फिलहाल आरण्या को खुद का कोई भी लिंक भवानी से समझ नहीं आ रहा था। तब इंटरनेट से उसको चैतन्य के बारे में पता चलता है, जिससे कि उसी दिन भवानी शादी करने वाली थी और अब आरण्या भवानी के बारे में पता करने के लिए चैतन्य के घर पहुंच जाती है। जहाँ जाकर चैतन्य के घर में ताकाझाकी करने पर उसको पता चलता है कि असल में चैतन्य एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। खैर तभी वहाँ पर चैतन्य खुद भी आ गया था, जो कि आरण्या को ढूंढने के लिए साइबर कैफे से उसके बारे में जानकारी निकलवाने के लिए गया था। पर अभी भी उन दोनों में से किसी को भी ये बात पता नहीं चलती कि भवानी आरण्या के पीछे क्यों पड़ी हुई थी। तब चैतन्य आरण्या को उसी बाबा से मिलने के लिए भेजता है ताकि वो सब कुछ पता कर सके। जिनसे जाकर बात करने पर वो बाबा आरण्या को बताते हैं कि सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले उन्हें भवानी को वश में करने की कोशिश करनी होगी, जिसके लिए उन्हें काल भैरव की पूजा करनी पड़ेगी और किसी इंसान को भवानी की दफनाई गई बॉडी को आधी चंद्रमा की रात को निकाल कर उस पर त्रिशूल से वार करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो लोग भवानी की गुस्सैल आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं, जहाँ पर वो अभी रहा करती थी, मतलब कि आरण्या की दादी के घर में। और उसके बाद ही भवानी सब कुछ बताएगी। पर अगर वो लोग इस चीज में असफल होते हैं तो भवानी सबको मार डालेगी। सारा खतरा जानते हुए भी ये सब करने के लिए आरण्या मान जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे भी भयानक हो चुकी थी और अब वो अपने माता पिता से नई जॉब का बहाना बनाकर आधे चंद्रमा की रात को बहुत सारे बाबा के साथ उसी हवेली में चली जाती है। और दूसरी तरफ चैतन्य भी त्रिशूल लेकर कब्रिस्तान की तरफ चला गया था, क्योंकि भवानी की आत्मा चैतन्य को कुछ नहीं करती। खैर अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है और वो लोग भवानी की आत्माओं को किसी तरह से वश में कर लेते हैं और तब जाकर भवानी सब कुछ बताना चालू करती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। हम अब यहाँ पर भवानी की बैक स्टोरी देखते हैं। जब वो पैदा हुई थी तो उसी दिन उसके पापा के ऊपर बिजली गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिससे कि सब उसको मनहूस समझने लगे। साथ ही साथ उसके बाद से कभी भी किसी ने उससे अच्छे से बात नहीं करी और स्कूल के अंदर भी सभी उसे काला होने की वजह से परेशान किया करते थे। लेकिन बस चैतन्य ही एक ऐसा इंसान था जो कि उसको बचपन से ही पसंद किया करता था। फिर ऐसे ही समय बीतता गया और सब लोग अभी भी भवानी को हीन भावना से ही देखते थे। जिसके बाद जब उसका स्कूल खत्म हुआ तो चैतन्य उससे मिलने आया और दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसलिए वो दोनों ही साथ में हंसी ठिठोली करने लगे। लेकिन तब चैतन्य के पापा ने उसको भवानी के साथ देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने भवानी के घर में जाकर उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करी और बाद में चैतन्य को भी जबरदस्ती दिल्ली भेज दिया, जिससे कि वो दोनों अलग हो गए थे। साथ ही साथ भवानी के घर वालों ने अब उसकी शादी करवाने का फैसला कर लिया था, मगर कोई भी लड़का उसके काले रंग के कारण उससे शादी करने को तैयार नहीं होता, जिससे कि सारे परिवार वाले अब उसको बस एक बोझ समझने लग गए थे, जिससे कि भवानी भी बहुत ही ज्यादा टूट गई। फिर एक दिन जब रात में वो सो रही होती है तब उसके जीजा उसका फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, पर उस समय शोर की वजह से सबकी आंख खुल गई थी, जिसको देखकर भवानी का जीजा उल्टा उसी को फंसाने लगता है कि वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और क्योंकि वैसे ही भवानी से सब लोग चिढ़ा करते थे, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, इसलिए भवानी के सारे सच्चाई बताने के बावजूद भी उसकी खुद की बहन उस पर भरोसा नहीं करती और उसे घर से बाहर निकाल लेती है। तब भवानी को अकेले शहर आना पड़ता है, जहाँ पर वो एक होटल में काम करने लगती है और किस्मत से उसे वहाँ पर एक दिन चैतन्य दिखाई देता है, जो कि उस समय तक आर्मी से रिटायरमेंट ले चुका था और एक फेमस राइटर बन चुका था। और अब चैतन्य भवानी को पहचानता है तो वो उसको बताता है कि रिटायरमेंट के बाद वो भवानी को ढूंढते हुए गाँव गया था, पर वहाँ पर भवानी उसको नहीं मिली। पर अब जब वो उसको मिल गई है तो वो उससे अब शादी कर लेगा। इतने सारे दुख झेलने के बाद फाइनली भवानी की जिंदगी में ये पहला खुशी का पल था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने शादी वाले दिन होटल से ही तैयार होकर कोर्ट की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर कुछ ही समय में चैतन्य भी पहुंचने वाला था। और दोस्तों ये वही दिन होता है जब आरण्या के माँ बाप ने उसको उसी होटल में आदि से मिलने के लिए बुलाया था और आरण्या आदि से बात करके गुस्से में वहाँ से निकल गई थी और जो औरत उसको लिफ्ट खोलने के लिए बोल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि भवानी ही थी। पर क्योंकि आरण्या ने लिफ्ट नहीं खोली थी इसलिए भवानी को वहाँ से निकलने में देर हो गई और इसी बीच उसे उस अमीर आदमी के रूम में भी मजबूरन सफाई करने के लिए जाना पड़ा था, जिसने की उसी होटल से कूद कर अपनी जान दे दी थी। तब वो आदमी भवानी को अपने रूम में बुलाकर एडल्ट मूवीज देखने लगता है और भवानी के ऊपर
पर भी एक गंदी नजर डालने लगता है, मगर भवानी तुरंत ही वहाँ से निकलकर ऑटो में बैठ जाती है। मगर जब वो थोड़ा दूर पहुँचती है तो हर्षल और संदीप यानी कि वही गुंडे उस ऑटो वाले को लूटने लगते हैं जिसमें भवानी बैठी हुई थी, और तब उन्होंने भवानी से उसकी एंगेजमेंट रिंग भी छीन ली। और ये सब चैतन्य भी उस दिन कॉल पर रहकर सुन रहा था, पर क्योंकि उसके लिए भवानी ज्यादा जरूरी थी इसलिए वो जल्दी से उसे कोर्ट में बुलाने लगता है। तब भवानी भी कोर्ट के पास जाने लगती है, मगर जैसे ही वो ऑटो से उतरती है तभी वहाँ से एक प्रोस्टिट्यूट भवानी से टकराते हुए भाग गई, और उतने में ही वहाँ पर पुलिस ने भी आकर उसको पकड़ लिया, क्योंकि उस वक्त उस प्रोस्टिट्यूट और भवानी दोनों ने ही सेम कपड़े पहने हुए थे। इसलिए पुलिस वाले को लगता है कि भवानी ही वही प्रोस्टिट्यूट है, और वो पुलिस वाला शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि खुद एसआई योगेश था। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन लोगों की मौत क्यों हुई थी। तब भवानी रोते हुए उसको सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन योगेश उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जैसे ही योगेश को असली प्रोस्टिट्यूट मिलती है वो तुरंत ही भवानी को छोड़ देता है। तब भवानी वापस से चैतन्य को कॉल करके सब कुछ बताती है, और तब वो उसको संभालते हुए बस कोर्ट में आने के लिए कहता है, क्योंकि वो सच में उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अब जब भवानी फाइनली कोर्ट की तरफ जा रही थी तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर बबलू से होती है जो कि स्कूल से जा रहा था। तब वो भवानी से रोड पार करने के लिए हेल्प मांगता है और भवानी भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। पर जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तभी वो ट्रक ड्राइवर जो कि नशे में था वो भवानी और बबलू को ठोक कर जान से मार देता है। और यही थी भवानी की कहानी, जिसके चलते उसने हर उस इंसान से बदला लिया जिसकी वजह से उसने चैतन्य को खो दिया था। उसने बस अब तक आरण्य को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो उसको मौत से भी बदतर सजा देना चाहती थी। वो आरण्य से उसका शरीर मांगती है ताकि वो उसके शरीर में आकर चैतन्य से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जी पाए, यानी कि उसे शारीरिक सुख वगैरह सब कुछ चाहिए था। और भवानी को ऐसा लग रहा था कि आरण्य की वजह से ही वो ये सब कुछ नहीं कर पाई। अब क्योंकि आरण्य को भी यही लगता है कि सब उसकी वजह से ही हुआ है, इसलिए वो भी शांति से भवानी की बात को मान जाती है और सब हवन बंद करवा कर चैतन्य को भी सब बताकर वापस अपनी हवेली में बुला लेती है। तब चैतन्य भी वहाँ पर आ गया था। पहले तो चैतन्य इन सब के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में आरण्य उसे किसी तरह मना लेती है। तब अगले दिन भवानी और चैतन्य की शादी थी, यानी कि आरण्य के शरीर में भवानी, जहाँ पर भवानी चैतन्य को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पर चैतन्य जो कि जानता था कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत है और भवानी को बस अपनी जिंदगी के बारे में ना सोचकर आरण्य की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी और वो इस शादी को करने से मना कर देता है। मगर इस बात से भवानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए अब वो तुरंत ही एक प्लेट को तोड़कर आरण्य की गर्दन पर रख देती है। वो ये चाहती थी कि चैतन्य उसे शादी करे वरना वो आरण्य को मार देती, जिसको देखकर चैतन्य परेशान हो जाता है। पर अब वो खुद एक रॉड को उठाकर अपनी गर्दन में घुसाकर खुद को ही खत्म कर लेता है ताकि वो आरण्य की जान बचा सके, जिसको देखकर भवानी की स्पिरिट के भी होश उड़ गए थे और तब वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। और इसके साथ ही अब हम ये देखते हैं कि उसने आरण्य का शरीर छोड़ दिया था, यानी कि वो समझ गई थी कि वो जो कुछ कर रही थी वो गलत था। साथ ही साथ चैतन्य भी मर चुका था। इसके चलते भवानी की स्पिरिट को इस धरती पर रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता था। इसी के साथ में आयरा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि मैंने शुरुआत में डबल रोल वाली बात ध्यान में रखने के लिए क्यों कही थी, क्योंकि भवानी की स्पिरिट आरण्य को इसलिए बदस करना चाहती थी क्योंकि काफी हद तक वो दोनों सीन दिखते थे, जिसके चलते भवानी को ऐसा लग रहा था कि वो चैतन्य के साथ हमेशा रह सकती है, यानी कि शरीर सेम रहेगा, मॉडर्न हो जाएगा, लेकिन आत्मा बदल जाएगी, यानी कि आत्मा भवानी वाली रहती। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि चैतन्य को ये मंजूर नहीं था, जिसके चलते उसने खुद को ही खत्म कर लिया। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।